हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्षितिज पाठ्य पुस्तिका से एक चैप्टर पढ़ा, एक कविता पढ़ी जिसका शीर्षक था आत्मकथ्य। हजारी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है ये। तो इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उनको आपने प्रीवियस लेक्चर में आप इससे पहले कर चुके हैं। रिवाइज हम कर रहे थे इस चैप्टर को। आज से हम व्याकरण यहाँ पढ़ेंगे। तो देखिए, आपका यहाँ पर वाच्य को हम रिवाइज कर रहे हैं। हिंदी व्याकरण में आपका वाच्य शब्द आया है। वाच्य को समझने के लिए पहले हमें क्रिया को समझना पड़ेगा, ठीक है। और क्रिया में भी कर्म और कर्ता को यदि हम समझें तब हम जाके वाच्य को समझेंगे। तो आइए, वाच्य क्या होता है इसको समझने से पहले हम देखिए, आज का हमारा टॉपिक है वाच्य। वाच्य हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन वाच्य को समझने से पहले आपको क्रिया को समझना है, ठीक है। क्रिया क्या होती है? किसी वाक्य में जो शब्द काम का बोध करता है, वह क्रिया कहलाता है। क्रिया कहलाता है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर राम खेल रहा है या खेलता है, सीधे सा राम खेलता है। तो यहाँ पर जो ये शब्द लिखा है खेलता है, ये क्या बता रहा है? ये क्रिया को बता रहा है, ठीक है। तो वाक्य को समझने के लिए आपको क्रिया को समझना है। किसी वाक्य में जो शब्द काम का बोध करता है उसे हम क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर राम खेलता है, तो इसमें काम क्या हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये आपका क्या है? ये आपकी क्रिया है। ये आपकी क्रिया है, ठीक है। अब आपने कर्म के आधार पर क्रिया के भेद किए हैं। इससे पहले आपने क्रिया के बारे में पढ़ा है और कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। लेकिन कर्म क्या होता है? एक वाक्य में यहां लिखूं, सबसे पहला होता है अकर्मक। को लिख लेते हैं इसके दो प्रकार, अकर्मक क्रिया और दूसरा आपका हो जाएगा सकर्मक क्रिया। अकर्मक और सकर्मक क्रिया, दो प्रकार की आपकी क्रियाएं हो जाएंगी, अकर्मक और सकर्मक क्रिया, ठीक है। अकर्मक और सकर्मक से पहले हम जानते हैं कर्म क्या होता है। कर्म क्या होता है और क्रिया क्या होता और कर्ता क्या होता है? कर्म और कर्ता क्या होता है? देखो, राम राम खाता है। राम खाता है, ठीक है। राम खा रहा है या खाता है, ये यहाँ पर एक वाक्य है। और यहाँ पर देखिए, किसी भी क्रिया में, किसी भी वाक्य में जो काम करने वाला होता है उसको हम कहते हैं कर्ता। इसमें राम आपका कर्ता है। यहाँ राम खेल रहा है, तो इसमें आपका कर्ता फिर से राम है, कोई और होता तो इसी का हम यहाँ पर कर्ता कहते, ठीक है। ये कर्ता है।
अब मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिखा, राम खाता है, राम सेब खाता है, राम सेब खाता है। इस वाक्य में देखिए राम खाता है, इस क्रिया का जो प्रभाव है वो सिर्फ किस पर पड़ रहा है? इस क्रिया का प्रभाव सिर्फ राम पर पड़ रहा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कर्ता पर पड़ रहा है। तो इस समय ये आपका क्या है? सकर्मक, सॉरी अकर्मक, ये आपकी अकर्मक क्रिया है। और यहाँ पर देखिए राम अब सेब खाता है, हमने कर्म भी बता दिया, राम सेब खाता है। तो देखिए खाने का प्रभाव एक तो राम पर पड़ेगा और दूसरा सेब पर पड़ेगा। तो ये सेब आपका क्या है? ये आपका कर्म है और ये राम आपका क्या है? ये आपका कर्ता है। तो जब क्रिया का प्रभाव कर्ता के अलावा किसी अन्य पर पड़े तब उसे कर्म कहा जाएगा, और ऐसे वाक्य जिसमें कर्म हो उसे क्या कहा जाता है? उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सकर्मक क्रिया है और अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं है। तो यहाँ पर राम खाता है या राम गाता है, सॉरी मैं इसको कुछ और लिख दूं, जैसे सीता गाती है। ठीक है, और यहाँ पर रेखा आम खाती है, आम खाती है। वाक्य को समझने के लिए आपके पास कुछ शब्दों के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि क्रिया क्या होती है। क्रिया के दो भेद कर्म के आधार पर इससे पहले हम कर्म को जानते हैं। तो हम किसी वाक्य को लिखते हैं, जैसे यहाँ पर राम खाता है, तो राम यहाँ पर आपका कर्ता है और खाता है ये आपकी क्रिया है, क्योंकि यहाँ काम का प्रभाव सिर्फ और सिर्फ कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये आपका क्या है? अकर्मक है, यानी कि इसमें आपको कर्म नहीं दिखा। फिर देखिए राम सेब खाता है, फिर क्रिया काम यहाँ भी हो रहा है, खाने का काम हो रहा है। इसका प्रभाव एक तो राम पर पड़ेगा और दूसरा सेब पर भी पड़ेगा। तो यहाँ पर कर्ता जो क्रिया है, क्रिया का प्रभाव कर्ता के अलावा किसी अन्य पर पड़े तो वो आपका कर्म हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? सकर्म, सकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर देखिए सीता गाती है, काम हो रहा है गाने का, कौन गा रहा है? सीता, तो ये कर्ता है और यहाँ कर्म नहीं है। साथ में देखिए रेखा आम खाती है, रेखा क्या खा रही है? आम खा रही है, काम हो रहा है खाने का, कौन खा रहा है? रेखा, तो रेखा करता है और आम यहाँ पर किस पर हम काम कर रहे हैं? आम पर। ठीक है ना, तो ये आपका कर्म हो जाता है। तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया आप समझ गए होंगे। हम यहाँ पढ़ रहे हैं वाच्य। अब वाच्य क्या होता है, चलिए इसको आप देखेंगे। वाच्य क्या है? वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। आपके बोलने का विषय क्या है? अतः क्रिया के जिस रूप से, यहाँ हम जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। ठीक है, देखिए क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया का जो मुख्य विषय है, जो काम हो रहा है, उसका मुख्य विषय आपका कर्ता है, कर्म है अथवा कोई भाव है, उसे वाच्य कहा जाता है। जैसे यहाँ लिखा है मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा, यह कविता उसके द्वारा लिखी गई है। आगे समझेंगे इसको, लिखिएगा, इसकी परिभाषा लिखिएगा कि वाच्य का अर्थ क्या होता है? बोलने का विषय। अभी समझेंगे बोलने का विषय क्या है, उदाहरण से इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है, इसको जल्दी नोट करें। जैसे मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा, ठीक है, यह कविता उसके द्वारा लिखी गई है। अभी मैं इसको समझाऊंगी, इसके उदाहरण को। ठीक है, जब इसके हम भेद पढ़ेंगे और भेदों से आपको बताएंगे। ठीक है, वाच्य का अर्थ क्या होता है? बोलने का विषय, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके द्वारा किए गए विधान का विषय यानी काम का विषय करता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। दूसरे शब्द में क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके प्रयोग का आधार यानी कि क्रिया का, इसको भी आप लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में, दूसरी परिभाषा, और शायद ये आपको ज्यादा इजी लगेगी कि क्रिया का के जिस रूप से यह ज्ञात हो
कि उसके प्रयोग का आधार, यानी क्रिया जो प्रयोग की गई है उसका आधार क्या है, उसके प्रयोग का आधार कर्म, कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। और वाच्य के भेद हिंदी में यहाँ पर आपको बताए गए हैं। ठीक है, चलिए इसको लिखें, वाच्य की परिभाषा, इसको हम आगे समझेंगे। तो जिस रूप से ये ज्ञात होता है कि उसके प्रयोग का आधार क्या है, ठीक है, कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। तो यहाँ पर 3 भेद माने जाते हैं हिंदी में। ठीक है, और कहीं कहीं आपको 2 भेद बताए जाते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। ठीक है, और कर्तृवाच्य के बारे में बताया जाता है, और फिर जो आपका अकर्तृवाच्य है उसके भी 2 भेद बताए गए हैं। ठीक है, इसको इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं, कहीं कहीं आपको ये भी दिखेगा तो देखिए यहाँ पर इसके भेद, यहाँ पर कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य है, 2 भेद बताए गए। वहां 3 क्यों बताए गए हैं, देखो यहाँ पर इसी के अकर्तृवाच्य के भी 2 भेद हैं। ठीक है, अकर्तृवाच्य के भी 2 भेद हैं, जिसमें आपका कर्मवाच्य आ जाता है और दूसरा आपका भाववाच्य आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि वाच्य के 2 भेद हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। ठीक है, अब कर्तृवाच्य क्या होता है, जब क्रिया का मुख्य विषय कर्ता हो, अर्थात जब क्रिया का संबंध कर्म और भाव से न होकर उसके कर्ता से होता है, वह आपका वाच्य क्या कहलाता है, कर्तृवाच्य कहलाता है, या क्रिया के लिंग। अब इसका मतलब क्या है, ऐसा क्यों कहा गया है, इसको आप लिखिएगा। तो वाच्य के 2 भेद, अब दूसरी स्लाइड में मैंने आपको क्या कहा, 3 भेद। तो कहीं कहीं क्या कहा जाता है कि इसके 3 भेद है, जिसमें आपका कर्तृवाच्य को अलग रखा जाता है, कर्मवाच्य को और भाववाच्य को 3 प्रकार से बताया जाता है। लेकिन आपके सिलेबस में आपके यहाँ पर 2 भेद बताए गए हैं, अकर्तृवाच्य में ही आपका कर्मवाच्य और भाववाच्य आ जाता है। ध्यान देंगे, यहाँ क्रिया के लिंग, जो भी आपका कर्तृवाच्य होगा वो जो है क्रिया के लिंग, वचन और कारक उस कर्ता के अनुसार लगाए जाते हैं। आपको पता है आपकी जो क्रिया है वो बदलती है, और वो आपके लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल सकते हैं। आप उसे बदल सकते हैं या पुरुष के आधार पर बदल सकते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण लिखा है, राम सोता है, काम क्या हो रहा है, सोने का काम हो रहा है। अब आपको इस क्रिया से क्या पता चल रहा है, सोता है, राम सोता है। हमने ऐसा क्यों नहीं लिखा राम सोती है या फिर राम सोते हैं, हमने ऐसा ही क्यों लिखा है राम सोता है। ये क्रिया का प्रयोग हमने किसके आधार पर किया है, हम कर्तृवाच्य में क्या कह रहे हैं, जब क्रिया का मुख्य विषय कर्ता हो, यानी कि जब भी आपके पास क्रिया होगी वो कर्ता के आधार पर ही उसकी क्रिया को आप लिखेंगे। अर्थात यहाँ देखिए, यहाँ राम आपका कर्ता है, सोने वाला कौन है, आपका राम है, और राम आपका एक वचन में है और पुरुष है, स्त्री नहीं है। ठीक है, एक वचन में पुरुष है। ठीक है, ये आपका पुरुष है। तो हमने सोता है, यदि यहाँ राम की जगह सीता होती तो फिर हम क्या कहते कि सीता सोती है, तो हम इसकी क्रिया को बदल देते इसके पुरुष के आधार पर। यहाँ क्योंकि पुरुष यहाँ पर स्त्री थी तो हमने सोती लिखेंगे उस समय। लेकिन यहाँ पर राम क्या है, आपका एक वचन में है, साथ में आपका पुरुष है, तो हमने क्रिया का प्रयोग यहाँ किसके आधार पर किया है, क्रिया का प्रयोग किया है हमने कर्ता के आधार पर। जैसा कि परिभाषा में लिखा ही है कर्तृवाच्य में कि जब क्रिया का मुख्य विषय कर्ता हो, अर्थात जब क्रिया का संबंध कर्म और भाव से यहाँ नहीं है बल्कि कर्ता से है, वह आपका क्या कहलाता है, कर्तृवाच्य कहलाता है। अब यहाँ दूसरी बात क्या कहा है, यहाँ क्रिया के लिंग,
वचन और पुरुष भी कर्ता के अनुसार ही लगाए जाते हैं। यानी यहाँ राम था तो हमने सोता है लिखा। अब बच्चा खेलता है, यहाँ पर काम हो रहा है खेलने का। कौन खेलता है? बच्चा। यदि बच्चे होते तो हम इस क्रिया को क्या लिखते? बच्चे खेलते हैं। अब यहाँ बच्चा एक है, एक वचन में है, और बच्चा यहाँ पर बच्चे के लिए क्या आता है? पुरुष आपका पुल्लिंग यहाँ यूज किया जाएगा। तो बच्चा खेलता है, इसकी जो क्रिया है वो प्रयोग हुई है इस कर्ता के आधार पर। तो इसलिए हम यहाँ क्या कहेंगे? ये आपका कर्तृवाच्य है। तो लिख लीजिएगा इसको, कर्तृवाच्य। वाच्य के दो भेद, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। जब क्रिया का मुख्य विषय कर्ता हो, अर्थात जब क्रिया का संबंध कर्म और भाव से न होकर कर्ता से होता है, वह आपका क्या कहलाता है? कर्तृवाच्य कहलाता है। चलिए इसे लिखें। कुछ और उदाहरणों से इसको समझेंगे। यहाँ पर तीन भेदों की जगह पर देखिए, ये तीन भेद आपके उसी को बताया गया है। ठीक है, तो देखिए ये जो कर्तृवाच्य है ये अलग भेद है, और यहाँ कर्मवाच्य और भाववाच्य जो कि अकर्तृवाच्य के दो अलग अलग भेद हैं। इसमें तीन भेद बता दिए गए हैं। आपके सिलेबस में आपको दो ही भेद दिए गए हैं, लेकिन हमें पढ़ना तीनों को ही है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, वहां पर देखिए एक आपका होता है कर्तृवाच्य, ठीक है, पहला भेद। दूसरा भेद आपका हो जाता है अकर्तृवाच्य। इस अकर्तृवाच्य के भी दो भेद हैं। एक भेद आपका कर्मवाच्य है, ठीक है, और दूसरा भेद आपका भाववाच्य है। तो इसी आधार पर यहाँ पर क्या लिखा गया है? इसके तीन भाव, क्योंकि आपके सिलेबस में क्या क्या है? कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है और भाववाच्य है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली दो इसके भेद हैं, लेकिन अब हमें इसके बारे में पढ़ना है, कर्तृवाच्य के बारे में, कर्मवाच्य को पढ़ना है, भाववाच्य को पढ़ना है। तो यहाँ देखिए क्रिया की का मुख्य संबंध कर्ता के साथ होता है। जब आप कर्तृवाच्य में हम पढ़ चुके हैं, क्रिया का मुख्य संबंध किसके साथ है? उसके कर्ता के साथ है। उसके कर्ता के साथ यहाँ पर क्रिया का संबंध होगा। जैसा आपका कर्ता होगा, जैसा कर्ता का लिंग होगा, वचन होगा, पुरुष होगा, ऐसे ही आपकी क्रिया का भी लिंग, वचन और पुरुष होगा। क्रिया का मुख्य संबंध यहाँ पर कर्म के साथ होगा। मैंने कहा था आपको वाच्य को पढ़ने के लिए आपको क्रिया का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको कर्ता और कर्म के बारे में पता होना चाहिए, तब जाके आप वाच्य को पढ़ सकते हैं। उसके बाद भाववाच्य में क्रिया का जो मुख्य संबंध है वो भाव के साथ होगा। ठीक है, यानी क्रिया खुद ही मुख्य हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है ना? तो यहाँ पर दो तीन चीजों को आप नोट करें कि कर्तृवाच्य में आपका क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता के साथ, इसके बाद कर्म, जैसे कि इसकी हेडिंग में ही दिया है कर्मवाच्य, जिसमें यहाँ कर्म की प्रधानता होती है। तो क्रिया का जो मुख्य संबंध है कर्म के साथ होगा, यानी कि कर्म जैसा होगा, कर्म का जो लिंग होगा, वचन होगा, कारक होगा, उसी के आधार पर आपका क्रिया भी होगी। और भाव के साथ, यानी कि क्रिया का मुख्य संबंध जब भाव के साथ, वहां पर भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी जैसे आपका कर्तृवाच्य में तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन, कारक के अनुसार होता है और इसका सीधा संबंध कर्ता से होता है, तब आप क्या कहेंगे? वो आपका कर्तृवाच्य है। अब यहाँ पर देखिए मोहन फल खाता है, ध्यान से देखेंगे, मोहन फल खाता है। क्या खाता है? फल खाता है। आप जानते हैं मोहन फल खा रहा है, यानी यहाँ पर आपका ये तो आपकी क्रिया हो गई, क्या? खाता है। फिर देखिए मोहन क्योंकि काम करने वाला है तो मोहन आपका कर्ता हो जाएगा। ठीक है,
हमने अभी आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में बताया था इससे पहले, ठीक है। वाक्य को शुरू करने से पहले आपको सकर्मक क्रिया के बारे में बताया कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या होती है। इस वाक्य में देखिए काम का प्रभाव मोहन के साथ फल पर भी पड़ रहा है, यानी कि ये आपका सकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पर काम करने वाला कर्ता कहलाता है। जो काम हो रहा होता है किसी भी वाक्य में उसे क्रिया कहा जाता है। अब आप ध्यान दीजिए, जो मोहन है कर्ता है वो एक वचन में है, ठीक है, साथ में वो पुल्लिंग में है, ठीक है ना। तो जो क्रिया प्रयोग हुई है यहाँ पर वो एक वचन और पुल्लिंग में, अर्थात अब आप देख पा रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा। अब आप देख पा रहे हैं जैसा कर्ता था वैसे ही क्रिया है। तो परिभाषा को ये क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है, ठीक है ना। उस परिभाषा की जो हमने वहां लिखी थी इससे पहले, वही बात हम यहाँ पर कि जो कर्ता है वो एक वचन में है, तो कर्ता के आधार पर जो क्रिया है वो भी एक वचन में ही है। इसी के आधार पर जो कर्ता है आपका वो मोहन है यानी पुल्लिंग में है, तो जो क्रिया है वो भी हम पुल्लिंग में ही प्रयोग कर रहे हैं। खाता है ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। और आपका तो यहाँ पर देखिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्रिया कर्ता के आधार पर प्रयोग हो रही है, कर्ता एक वचन और पुल्लिंग में था तो क्रिया भी आपका एक वचन और पुल्लिंग में आया। दूसरा उदाहरण देखिए, लड़कियां गीत गाती हैं। लड़कियां गीत गाती हैं, तो लड़कियां काम कर रही हैं, क्या काम कर रही हैं, गाने का काम कर रही हैं, तो गाती हैं ये क्रिया है, ठीक है, गाती हैं शब्द आपको क्या बता रहा है, ये बहुवचन में है। अब कर्ता देखिए काम करने वाली लड़कियां हैं, लड़कियां भी बहुवचन में हैं और साथ में ये स्त्रीलिंग है, लड़कियां स्त्रीलिंग है और बहुवचन में है, ठीक है। तो इसका जो वचन है और जो लिंग है, वचन और लिंग कर्ता का, वही जो है यहाँ पर क्रिया देखिए बहुवचन में गाती, और लिंग, लिंग भी यहाँ पर क्या बताता है, देखिए जो कर्ता का लिंग था और वचन था वही क्रिया का लिंग और वचन है। हैं ये बहुत सारी यानी बहुवचन के लिए प्रयोग होता है, गाती शब्द स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होगा, गाता नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर भी स्त्रीलिंग आया है। तो अब आप क्या कह सकते हैं कि कर्तृवाच्य में जैसा कर्ता होगा वैसे ही क्रिया होगी। वाच्य को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्रिया को समझना होगा। क्रिया में भी आपको कर्म और कर्ता पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बहुवचन और इसका लिंग और वचन दोनों ही किसमें, ये आपका किसमें आ जाएगा, दोनों ही कर्ता के लिंग और वचन के आधार पर ये क्या हो रहा है, जैसा कर्ता था वैसे ही आपका क्रिया बन गया। अर्थात इन वाक्यों में क्रिया के प्रयोग का आधार इनके कर्ता है, यानी कि जैसा कर्ता है, कर्ता एक वचन में था क्रिया भी एक वचन में, कर्ता पुल्लिंग में था तो क्रिया भी पुल्लिंग में, कर्ता आपका बहुवचन में था तो यहाँ पर भी आपका बहुवचन आया, साथ में ये स्त्रीलिंग में था तो ये भी आपका स्त्रीलिंग में आ गया है। तो यहाँ पर इसका आधार क्या बन गया है, इसका आधार बन गया है उसका कर्म, ठीक है। चलिए इसको आप जल्दी से नोट करें, इन दोनों उदाहरणों को नोट करें। चलिए तो परिभाषा आप लिखेंगे यहाँ से कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन कारक के अनुसार होता है और इसका सीधा संबंध कर्ता से होता है, सीधा संबंध किसके साथ होता है, कर्ता के साथ होता है। फिर इससे पहले हमने क्या कहा कि आपके पास आपके सिलेबस में कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है और भाववाच्य है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि भेद तो इसके दो हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। तो इसको आप लिखिएगा कि इसके दो भेद हैं, कर्तृ और अकर्तृवाच्य।
अकर्तृवाच्य भी आपके दो भेद हैं, इसके भी, इसको भी मैं यहाँ पर आपको लिखा दूं, ठीक है। जैसा कि आप इससे पहले ये लिख चुके हैं। तो दूसरा भेद है आपका अकर्तृवाच्य। जिन वाक्यों में कर्ता गौण या लुप्त होता है उसे अकर्तृवाच्य कहते हैं। इसके भी दो भेद होते हैं, या तो गौण होगा या फिर वो लुप्त होगा, यानी कि आपको कर्ता दिखेगा ही नहीं। गौण का मतलब प्रधानता इसकी नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए इसके भी दो भेद हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। तो अकृतिवाच्य लिखिए, जिन वाक्यों में कर्ता गौण या लुप्त होता है उसे अकर्तृवाच्य कहते हैं। इसके दो भेद हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। चलिए, अभी तक हमने कर्तृवाच्य में क्या पढ़ा कि जहां कर्ता की प्रधानता होती है, कर्म और भाव की प्रधानता नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। अब यहाँ पर कर्मवाच्य, इसका पहला भेद है कर्मवाच्य। तो जब क्रिया का विषय या संबंध कर्ता न होकर कर्म होता है, अब यहाँ पर कर्ता न होकर के कर्ता नहीं होगा बल्कि कर्म होगा, तो वह वाच्य कर्मवाच्य कहलाता है। तो नाम से ही पता चल रहा है कर्मवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता हो। प्रधानता का मतलब यहाँ पर उसकी जो क्रिया का प्रयोग है वो कर्म के आधार पर होगा, ठीक है। उसके क्रिया का आधार क्या होगा, उसकी क्रिया का जो आधार है वो कर्म होगा। यहाँ कर्ता के बाद से अथवा द्वारा का प्रयोग किया जाता है और क्रिया के लिंग और वचन भी कर्म के अनुसार ही लगाए जाते हैं। चलिए, उदाहरण के लिए लिखिएगा, लड़के द्वारा पत्र लिखा जाता है, सुंदर से मधुर गीत गाए गए, सुंदर से मधुर गीत गाए गए। अब यहाँ मैं आपको थोड़ा सा को और उदाहरणों से समझाऊंगी। कर्मवाच्य को समझने के लिए आप कर्मवाच्य की परिभाषा यहाँ से भी लिख सकते हैं। बहुत सिंपल शब्दों में लिखा गया है, सरल शब्दों में, कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है तथा कर्ता की जो स्थिति है की स्थिति में स्वयं कर्म होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको कर्ता की स्थिति में क्या दिखेगा, कर्म दिखेगा, ठीक है। तो वहां पर आपका कर्मवाच्य होता है। उदाहरण के लिए, यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई है। तो देखिए, इन वाक्यों में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, कर्म क्या है और कर्ता क्या है। हमने कर्ता क्या कहा था, जो किसी वाक्य में काम करने वाला होता है। अब जरूरी नहीं है कि काम करने वाले को आप सबसे पहले ही लिखें, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा है कि यह कहानी किसके द्वारा, मेरे द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर काम क्या हुआ है, लिखने का काम हुआ है। लिखी गई है, ये तो काम है, ठीक है। ये काम किसने किया है, मेरे द्वारा, अर्थात ये आपका कर्ता हो जाएगा, मेरे, ठीक है। जरूरी नहीं है हर बार हर वाक्य में आपको कर्ता पहले मिले, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या कहा है कि कर्ता की स्थिति में स्वयं कर्म हो जाता है। यहाँ पर आपको दिखेगा कर्ता आगे दिखेगा, यानी कि आपको कई बार आपको कर्ता आगे दिख जाएगा, तो कर्म आगे दिख जाएगा, कर्ता इससे पहले आगे था। अब यहाँ यह कहानी, तो ये जो कहानी है किसने लिखी है, मैंने क्या किया है, कहानी लिखी है। मेरे द्वारा लिखी गई है, क्या लिखी गई है, कहानी लिखी गई है। तो यहाँ पर कर्म क्या है, कहानी है, ठीक है ना। ये क्या है, कहानी है। कहानी क्या है, एक है, यह है तो एक है, ठीक है ना। तो देखिए कर्म जो है कहानी है, कहानी कितनी है, यह है, तो यह एक के लिए आता है, एक वचन में है। कहानी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाती है, लिखी गई है। तो इसी प्रकार कर्ता तो यहाँ पर पुल्लिंग में है, ठीक है, ठीक। लेकिन जो आपका क्रिया है, इसको क्रिया कहेंगे, इसको क्रिया कहेंगे।
ये जो क्रिया है ये एक वचन और स्त्रीलिंग में आया, जबकि कर्ता तो आपका पुल्लिंग में था और कर्म आपका एक वचन स्त्रीलिंग में है। तो यहाँ पर हमने क्रिया का प्रयोग किसके आधार पर किया है? कर्म के आधार पर किया है। जैसा कर्म वैसा क्रिया। कर्म एक वचन में, स्त्रीलिंग में, क्रिया भी एक वचन और स्त्रीलिंग में है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है? ये आपका कर्मवाच्य हो जाता है। एक और उदाहरण से समझ लीजिएगा कि मालिन द्वारा हार बनाया गया जाता है। ठीक है, मालिन द्वारा हार बनाया जाता है। तो सबसे पहले काम क्या हो रहा है? बनाने का काम हो रहा है, बनाया जाता है। तो ये काम है। क्या बनाया जाता है? हार बनाया जाता है। किसके द्वारा? मालिन के द्वारा। तो मालिन आपकी कर्ता हुई, साथ में क्या बनाया गया? हार बनाया गया। तो देखिए कर्ता एक वचन स्त्रीलिंग में है, लेकिन कर्म आपका एक वचन और पुल्लिंग में है, और जो आपका क्रिया है वो एक वचन पुल्लिंग, अर्थात जैसा कर्म था ऐसे ही क्रिया हो गई। तो ये आपका कर्मवाच्य हो गया, क्योंकि क्रिया यहाँ पर प्रयोग की गई है किसके आधार पर? यहाँ पर क्रिया प्रयोग की गई है कर्म के आधार पर। ठीक है, तो ये है आपका कर्मवाच्य। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे भाववाच्य और उसके उदाहरणों को। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने वाच्य पढ़ा, इसमें क्रिया पढ़ी, सकर्मक अकर्मक क्रिया पढ़ी, और यहाँ पर आपको वाच्य के दो भेद बताए, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। इसके बारे में भी आपको बताया है। अकर्तृवाच्य दो प्रकार के होते हैं, कर्म और, यानी इसके दो भेद हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य आप पढ़ चुके हैं, भाववाच्य हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।